इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जस्टिस एस.एन. ढींगरा, रिटायर्ड दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं। जस्टिस ढींगरा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जस्टिस सोडी ने जो बातें आज कही हैं, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर, जो उन्होंने कहा कि कोलेजियम सिस्टम जो है वो नाकाम रहा है, ये अब साबित हो गया है। कोलेजियम सिस्टम पर आपके क्या विचार हैं और जस्टिस सोडी की इस बात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोलेजियम सिस्टम की नाकामी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, प्रबुद्ध नागरिकगण बहुत अरसे से कह रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ना ही ये कोई नई बात। कोलेजियम बनने के 2-3 साल के अंदर इसकी वर्किंग देख करके कोलेजियम सिस्टम के बारे में लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये तो अंधा बांटे रेवड़ी मुड़ अपने को दे, के जजेस जो हैं अपने ही भाई भतीजे अपने उनको प्रमोट करते हैं। आप सोचिए कि कोलेजियम के अंदर बैठे सुप्रीम कोर्ट के एक जज की बहन कलकत्ता हाई कोर्ट से 58 साल की उम्र में वकीलों में से हाई कोर्ट की जज बना दी जाती है। वो जज साहब कहते हैं मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और ये कोई अकेला एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, हर अपॉइंटमेंट के बारे में ये बताया जा सकता है कि ये किसका आदमी है, किसका रिश्तेदार है और उसे क्यों अपॉइंट किया गया। अफसोस है कि कोलेजियम जो है कि फेल्योर होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जज और कुछ हाई कोर्ट के जज जो कोलेजियम में होते हैं, अपनी शक्तियां, सत्ता जो उन्हें मिल गई इस जजमेंट से, उसको छोड़ना नहीं चाहते। सारा झगड़ा सत्ता का है कि हमारे हाथ में सत्ता का ये अंश है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। जी, आपको जो करना है करिए, संविधान जाए भाड़ में। हम न संविधान को मानते न संसद की बात मानते। तो ये तो कोलेजियम जो है अपने आप को देश हितों से भी ऊपर समझता है, न केवल देश के हितों से भी ऊपर। वो सरकार की उन बातों को भी सुनने को तैयार नहीं है जो सरकार बताती है कि इस जज का नियुक्त होना देश हित में ठीक नहीं है, क्योंकि इसका पार्टनर फॉरेनर है और फॉरेनर के हाथों ऐसी जानकारियां लगे और फॉरेनर इन्फ्लुएंस करे, तो ये गलत है। जी, जस्टिस ढींगरा, तो आप ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा नुकसान जो इस कोलेजियम सिस्टम का हुआ है वो ये कि एक तरह से जुडिशरी में परिवारवाद या भाई भतीजावाद जो है उसको काफी बढ़ावा मिला है। बढ़ावा नहीं मिला है, ही केवल परिवारवाद और भाई भतीजावाद। बढ़ावा तब मिलते हैं कि आप कुछ शायद ओपन इनविटेशन से कुछ कॉम्पिटेंट लोगों को बुलाते और उनमें से सिलेक्ट करते। यहाँ तो आप अपनी चॉइस से सिलेक्ट करते। और देखिए, आज जिस भी हाई कोर्ट में नया चीफ जस्टिस बनता है या सुप्रीम कोर्ट में नया चीफ जस्टिस बनता है, कोलेजियम चेंज होता है, तो लोग बाहर को पहले ही पता होता है कि अब ये जज आए हैं तो फला आदमी अब हाई कोर्ट में जज बन जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। तो जब लोगों को पहले से इंफॉर्मेशन होती है, ये सूचना होती है कि भाई किसका कौन प्रिय है, कौन किसको बनाने के जा रहा है, तो इसको आप सिस्टम कह ही नहीं सकते। जी, तो ये तो आप जो है। जी, जस्टिस ढींगरा, एक बात समझना चाहती हूँ कि कोलेजियम में, जैसा कि जस्टिस सोडी ने सवाल उठाया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2-3 जज मिलकर ही तय करें, वही नियुक्त करें कि हाईकोर्ट में कौन जज बनेंगे, बजाय इसके एक वैकल्पिक व्यवस्था जिसमें हाईकोर्ट के में भी एक या तो कमेटी बने या उसमें कुछ और जजेस हों जो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करें, सुप्रीम कोर्ट की अलग नियुक्तियां हों। क्या ये कुछ इसके ऊपर कुछ विकल्प क्या हैं, किस तरह से होना चाहिए कोलेजियम की जगह? फिर इसका विकल्प है इंडियन जुडिशियल सर्विस। इंडियन जुडिशियल सर्विस का प्रावधान भारतीय संविधान में है। उसको कोई भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और कोई भी स्टेट भी उसको हामी भरने को तैयार नहीं है, कारण कि उससे इन सबके हाथ के अंदर जो वो है, जो ताकत है, पावर है, वो चली जाएगी। इंडियन अगर जुडिशियल सर्विस अगर आप बनाएंगे तो अनुभवी जज जो नीचे से ऊपर तक अपने अनुभव रखेंगे वो जाएंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। आज तो आप जो है किसी को भी
जिसका चाहे अनुभव सिर्फ स्टैंप लगाने का हो, ओथ कमिश्नर का हो, उसको हाईकोर्ट का जज बना देते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि ओथ कमिश्नर भी हाईकोर्ट के जज बन जाते हैं जिन्होंने कभी हाईकोर्ट का या अदालतों का मुंह नहीं देखा। तो इस तरह के जजेस अपॉइंट होते हैं। ये तो भारत का भाग्य है कि कुछ जज ऐसे भी मिल जाते हैं जो उनमें योग्य होते हैं। योग्यता के आधार पर नियुक्तियां नहीं होती। तो कॉलेजियम सिस्टम जब बना, इसकी जो शुरुआत हुई शायद 93 में, 94 में, कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में ये लिखा है कि द जजेस वुड बी अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द जजेस, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो इसमें ये काफी वेग है कि अपॉइंटमेंट होगी कैसे। तो उसके बाद ये कॉलेजियम बना, पर इससे कुछ थोड़ा सा मैं आपको सही कर दूं जी। इसमें लिखा है कि जजेस विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस जी। हाँ। तो उससे पहली जो इंटरप्रिटेशन आई उसमें ये आया कि कंसल्टेशन जो है सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, उसके 3-4 और कुलीग मिलकर के देंगे। वहां तक तो ठीक था कि भाई अकेले चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन ना करके चीफ जस्टिस अपने साथियों से भी कंसल्ट करेगा और राय देगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब ये कह दिया कि अपॉइंटमेंट का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को होगा, गवर्नमेंट केवल मोहर लगाएगी, तभी जो है संविधान की आत्मा को उन्होंने मार दिया। संविधान में ये कहीं नहीं है कि आप कंसल्टेशन का मतलब कंपल्शन कर दो कि जो वो है हम ही अपॉइंट करेंगे, हम सलाह नहीं देंगे, हम नियुक्ति करेंगे। तो सरकार सिर्फ मुहर लगाए और सारी पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होके रहे, ऐसा एक सिस्टम बन गया। अब इसको लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं और एक टकराव भी दिख रहा है कि ये कॉलेजियम पर टकराव है और सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट, एक तरह से न्यायपालिका बनाम केंद्र या सरकार, ये होके रह गया है। तो कहां बढ़ रहे हैं हम, किस रास्ते ये लड़ाई जा रही है, ये टकराव जा रहा है, इसके ऊपर बयानबाजी हो रही है। तो ये वास्तव में देखिए सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए कि संविधान सर्वोपरि। संविधान के अंदर अगर एक प्रावधान है कि किस प्रकार कार्य करेगी कार्यपालिका, किस प्रकार नियुक्तियां होंगी, तो सुप्रीम कोर्ट संविधान को बदल नहीं सकता। बेसिस स्ट्रक्चर या संविधान को बदलने की पावर पार्लियामेंट के पास है, बेसिस स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखते हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कहां से पावर आ गई कि हम संविधान बदल देंगे, कंसल्टेशन को हम जो है ये बना देंगे कि आपका जो है वो आपके लिए कंपलसरी होगा जो हम अपॉइंटमेंट के लिए भेजेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी परिभाषा दी, इंटरप्रिटेशन दी, वो गलत दी। अब उसको सुप्रीम कोर्ट मानने को ही तैयार नहीं है। संविधान पूरी संसद ने, संसद के दोनों सदनों ने संयुक्त उससे पूर्ण बहुमत क्या सर्वसम्मति से एनजेसी एक्ट पास किया। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को रखा। उसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के जज, एक मंत्री और एक विपक्ष का नेता, एक कोई और थे। तो इस तरह 5 व्यक्ति थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट का वीटो था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को वो भी पसंद नहीं आया। देखिए, जितनी शक्ति देने के बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं हमने तो वही करना है जो हम कर रहे हैं, अर्थात हम उन्हीं को नियुक्त करेंगे जो हमारी कम्युनिटी से, हमारे उससे आएंगे, जिनको हम ठीक समझते हैं, जो हमारे रिश्तेदारी में हैं, जो हमारे चैम्बर से आते हैं। जी जस्टिस ढींगरा, ये बात बहुत दिनों से उठ रही है बार बार, और आपने जैसा कहा अभी खुद ही कि परिवारवाद और भाई भतीजावाद को बढ़ावा ही नहीं मिल रहा, बस है ही वही। तो जब नियुक्तियां होती हैं तो कौन बड़े लॉयर हैं, कौन जज हैं, उनके भाई भतीजा, बेटे बेटी, इन्हीं के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। तो इसको लेकर एक तरह से एक सार्वजनिक उसके ऊपर टिप्पणियां भी होती रही हैं और ये अच्छा नहीं है। तो ऐसे में ये भी बात उठी कि इस कॉलेजियम के बजाय ये हो सकता है कि जो हाईकोर्ट के जजेस हैं वो हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति करें, वहां पर एक कमेटी बने, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां करें। आपकी क्या राय है, क्या ऐसा विकल्प भी हो सकता है? देखिए, जो भी विकल्प होगा वो संवैधानिक होगा।
संविधान में ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के जजेस हाई कोर्ट की नियुक्तियां करें, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है सुप्रीम कोर्ट हाँ, की मतलब अगर नियुक्ति। इसके ऊपर कुछ बदलाव हो, कुछ कानून नया बदलाव बने। होगा तो ये जजमेंट से नहीं होगा, जी संविधान के संशोधन से होगा। जी। अगर संसद ये ठीक मानती है कि हमें ये तरीका अपनाना है तो संसद के सामने ये रखा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट प्रस्ताव भेज सकता है कि आप लोग इसको करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है कि आप जो मर्जी करिए, हम तो वही करेंगे जो हमें करना। तो इस समय आप भी ये मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की, आपने कहा कि मनमानी काफी है और सरकार और उनके बीच जो टकराव है उसके हल का एक सार्वजनिक उसके ऊपर चर्चा या उसकी आलोचना भी हो रही है। तो इसमें आपने एक इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की भी बात की कि वहां से एक रास्ता निकल सकता है। देखिए, इंडियन जुडिशियल सर्विस एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि उसके अंदर आपको निचली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अदालतों से लेकर के हाई कोर्ट तक अनुभवी जज मिलेंगे। क्योंकि इंडियन जुडिशियल सर्विस से जो लोग भी जाएंगे वो एक कंपटीशन एग्जाम देकर जाएंगे, वो किसी की उससे सिफारिश से नहीं जाएंगे, एक एग्जाम देकर जाएंगे। फिर उनका अनुभव उनको अनुभव मिलेगा। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करेंगे, फिर हाई कोर्ट में काम करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे। ये सारा सिस्टम जो है, जो 2/3 वकीलों में से जज लेंगे, और वकील वो होंगे जो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिश्तेदार होंगे या भाई भतीजे होंगे। ये सारा सिस्टम ही गलत है, इसमें आम आदमी के लिए जगह ही नहीं है। आप बताइए कितने आम लोग जो नीचे से उठ करके, जिनके रिश्तेदार या कोई पर अभी जब कोई इस पर कानून बदलता नहीं है और संविधान में संशोधन नहीं होता, तब तक तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो सभी पे बाध्य है अभी तो ये। और बल्कि कॉलेजियम भी जो रिकमेंडेशंस नियुक्ति की करती है, अगर वो दोबारा भेजती है तो सरकार को भी उसको वो रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट रीओपन कर सकता है, किसने मना किया है? सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट जो है, इस जजमेंट को रिकंसिडर करने के लिए बड़ी बेंच बिठा दे जी, ठीक है, और कहे कि हम इसको रिकंसिडर करते हैं क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है जी, तो बड़ी बेंच बिठा करके रिकंसिडर कर, पर इस रिव्यू कर। सुप्रीम कोर्ट जो है हर चीज में रिव्यू लेता है, रिव्यू लेता है, फिर उसको रिव्यू का भी रिव्यू करता है। तो अपने इस फैसले का रिव्यू क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, आपने सवाल उठाया और ये भी सवाल आप उठा रहे हैं कि जो इस समय जिस तरह का एक तो कॉलेजियम सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।